गुड इवनिंग बच्चे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ध्वनि, मंडली, आदित्य, शाश्वत, भाव्या, विश, मनी, निखिल, आशना, मित्र। बच्चे टर्न योर कैमरास ऑन। गुड नेम, गुड नेम अनिश। टेंथ कैमरा ऑन कीजिए। आगे 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 आगे। बच्चे फटाफट कैमरा ऑन करिए। बढ़िया बढ़िया सब। तो लास्ट टाइम जब ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन में कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आप ऑनलाइन होंगे तो आपको पता होगा। पता लगा था कुछ नहीं? नहीं पता लगा था? कोई बात नहीं। आप थे क्लास में? नहीं थे आप थे? आप ही थे? चलो कोई बात नहीं। मैंने लास्ट टाइम एप्लीकेशन का इनको थोड़ा सा समझाया था, एक दो क्वेश्चन कराए थे, लेकिन आज मैं प्रॉपर एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा। ठीक है, मैंने तो आइडिया दे रही मैं समझाता हूँ। ठीक है, दिखाओ तो देख के दिखा दो मुझे। आज किसी ने कोई नहीं करा क्या ना? कोई बात नहीं। अभिराज, रुद्र, रुद्राक्ष, अनीशा, कृष्णा। हाँ जी बोलो। Sir, I am not at my place, so I am not able to turn on my camera. Okay, what's the problem? So मैं अपने घर पे नहीं हूँ। Okay, you're not at your home. Okay, right. बच्चे सबका यही रीजन है? किसी और कोई? चलो ये तो चलो जेन्युइन बाहर हो सकते हैं बच्चे आप। चलो कैमराज ऑफ है, बट आई होप कि जो मैं पढ़ाऊँ वो आपको समझ आए। ठीक है, अब ऑफ है किसी वैलिड रीजन की वजह से है तो इट इज ओके, बट अगर जस्ट बिकॉज बाकी टर्न ऑन नहीं करे तो व्हाई शुड आई? दैट इज नॉट कंसर्न। ठीक है, तो देखो मैं समझाया था पहले एप्लीकेशन का आइडिया तो फिर स्टार्ट। देखो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी ना कम में, उसमें आपने साइन थीटा, कॉस 60, tan 90, cos 40 सब पढ़ा है ना, और उसका यूज है। एप्लीकेशन मतलब यूज है, और आप उसको यूज कहाँ पे करोगे? इसमें बड़ी बेसिक एग्जांपल लेता हूँ। आवाज कम आ रही है। आवाज कम आ रही है? ओके ठीक, मैं थोड़ा सा लाउड हो जाता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आपको बताएंगे कि इसकी यूजेज कहाँ होती है ना, इसको किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं प्रैक्टिकल है। इसमें एक बड़ी बेसिक एग्जांपल लेता हूँ, मैंने लास्ट टाइम भी ली थी, वही एग्जांपल लेता हूँ। जैसे ट्री वाली एग्जांपल मैंने बोला था, जैसे कि ग्राउंड, यह ग्राउंड, इसके ऊपर एक पेड़, ठीक है, ये ग्राउंड है, तो यह है इसके ऊपर एक ट्री है लेके। ठीक है, क्या होगा कि अब इस टाइम पे जो ट्री होगा, पेड़ जो होगा वो यहाँ पे 90 डिग्री पर होगा। ठीक है, द ट्री इज इंक्लाइंड एट 90 डिग्री टू द ग्राउंड। ठीक है, सो मैंने एक एग्जांपल इससे रिलेटेड विंड आती है, इसको लेटेड भी हिट करे तो पेड़ के टूटता ऐसे गिर सकता है। तो अब लेटेड भी यहाँ से ब्रेकेज हुआ तो ये गिरेगा, जब ऐसे गिरेगा तो मतलब इसका टॉप क्या होता है, इसका टच हो जाएगा। मतलब इसकी अगली डायग्राम कुछ ऐसे बनेगी, ये ट्री आधा यहाँ पे, अगर आधा गिर गया है ना, आधा गिर गया तो मतलब ट्री का टॉप बेसिकली यहाँ पे आ गया है ना, ये ट्री का बॉटम ये कहीं से ब्रेक या मिड हो सकता है, कहीं से हो सकता है, यहाँ ब्रेक किया। ठीक है, अब जैसे कुछ एग्जांपल दे देगा, जैसे ये तो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री एक एंगल जरूर होगा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री लगता ही राइट एंगल। ठीक है, अब वो ऐसे बोल देगा कि लेट इट बी व्हेन द विंड स्ट्राइक्स द ट्री, द टॉप ऑफ द ट्री इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर फ्रॉम द, यानी कि जहां पेड़ खड़ा था वहां से 8 मीटर की डिस्टेंस पर वो पेड़ गिर गया। ठीक है, अब ये होता है, या ये होगा एंगल या ये होगा। अब ये वो एंगल होगा जो एंगल ये पेड़ का टॉप जो है ग्राउंड से बना रहा हो। ठीक है ना, ये एंगल, अब वो इन दोनों में से कोई भी एंगल आपको दे सकता है। ठीक है, लेकिन उसने बोला 60 डिग्री। अभी 60 डिग्री का मतलब क्या है? अब आप इसको प्रैक्टिकली रिज्यूम कर सकते हो कि जब कोई पेड़ था वो जब गिरा तो उसका टॉप जो हो ग्राउंड से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है ना, 60 डिग्री का एंगल, जैसे ये होता है 90 तो सर 60 डिग्री कुछ थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा।
ठीक है ना। तो अब अब वो कुछ ही बोल देगा, बोलेगा बताइए उस ट्री की टोटल हाइट क्या थी। अब आप बोलोगे सर ट्री की हाइट तो ये भी और ये भी है, तो गिरा हुआ ना, तो मतलब आपको इस ट्राइंगल में ये भी निकालना पड़ेगा, ये भी निकालना पड़ेगा, और दोनों को क्या कर दोगे, ऐड अप। तो हमारे पास ट्री की टोटल लेंथ निकल गई। और अब मेरे को कैसे पता चलेगा कि क्या मैं ये निकाल सकता हूँ या ये निकाल सकता हूँ? अगर आपके पास किसी भी ट्राइंगल में एक एंगल और एक साइड है, आप सब कुछ निकाल सकते हैं। एक एंगल और एक साइड है तो आप सब कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं निकालता हूँ, इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें देखिए जरा नाम दे देता हूँ सर, ये ए, ये बी, ये सी। ठीक है, ऐसे एग्जांपल ले लिया ना, तो मैं क्या करूंगा, अब आपको पता ना एंगल के ऑपोजिट जो साइड होती है इट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर है, अगर ये परपेंडिकुलर है 90 का ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है, मतलब ये बेस होगा। सबसे पहले बॉडी साइड क्या है। अब आपने जैसा सोचा आपके पास बेस 1 मीटर है, अगर आपको परपेंडिकुलर निकालना एंगल है आपके पास, तो परपेंडिकुलर और बेस में कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है? ओके कोई बात नहीं, मैं रिपीट कर देता हूँ, आप लेट आए तो रिपीट कर देता हूँ। मैंने बोला कि जैसे बीसी हमारे पास बेस है ना 8 मीटर, मेरे पास परपेंडिकुलर नहीं है, तो अगर मुझे परपेंडिकुलर निकालना है तो क्या परपेंडिकुलर और बेस में क्या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है जो मैं यूज कर सकता हूँ? सर tan। हाँ tan होता ना, tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, बहुत पढ़ा ना, पंडित बद्री प्रसाद। आगे हर हर हरी बोल सोना चांदी। ठीक है ना, तो इससे याद होना चाहिए कि tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो सर मेरे पास बेस है, ये परपेंडिकुलर निकालना, तो मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक यूज करूंगा सर tan ऑफ एंगल। ये एंगल कहाँ पे मार्क है, सी पे, तो tan ऑफ सी। ठीक है, tan होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और बेस क्या है, बी सी। और लेफ्ट साइड में tan सी, सी कितना है 60 डिग्री, सर यहाँ पे आना चाहिए tan 60 डिग्री। अब tan 60 tan 60 कितना होता है, √3। टेबल याद होना चाहिए ना सर, tan 60 होता है √3। ए बी मुझे परपेंडिकुलर नहीं पता, कोई बात नहीं, लेकिन बी सी मुझे पता है, तो सर याद आएगा 8। तो अब 8 यहाँ पे रहेगा मल्टीप्लाई, है ना, मतलब सर ए बी की वैल्यू आ गई 8। अब ए बी कैसा, परपेंडिकुलर, मतलब पेड़ का जो इतना पोर्शन था इसकी लेंथ आ गई 8, मतलब मैंने कुछ पोर्शन निकाले पेड़। अब मुझे ये भी निकालना, अब ये क्या हाइपोटेन्यूज, तो अब आप सोचोगे हाइपोटेन्यूज अब परपेंडिकुलर है ना, अब आप कोई भी लो, हाइपोटेन्यूज निकालना है, बेस है, कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद आएगी मुझे, हाइपोटेन्यूज और बेस में, या हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर में, आपकी चॉइस। कॉस, हाइपोटेन्यूज बेस में कॉस होता है, लेकिन इसके आपको ये वाले फॉर्मूले पता होनी चाहिए, हाइपोटेन्यूज और बेस में होता है कॉस। अब मैं इस पर लगाता फिर सर कॉस भी लगाता क्वेश्चन में, यहाँ दिख रहा है ना, हाँ मैं लगाता cos 60। cos 60 is based upon hypotenuse, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सर cos 60 चलो मतलब बेस क्या है 8 मीटर, और हाइपोटेन्यूज क्या है, दिस इज AC। और cos 60 क्या होता है टेबल में, cos 60 1/2। अब जब भी इक्वालिटी होती है तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है, या आपको याद रखना जब भी इक्वालिटी होती है तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है डिनोमिनेटर, तो AC × 1 AC, 2 × 8 16, तो AC की वैल्यू 16। तो अगर ये 16 आया है, ये 8√3 है, तो टोटल हाइट अगर पूछेगा मुझे ट्री की कितनी है, मैं बोलूंगा AC भी है और AB भी है, दोनों है ना, तो मतलब सर मेरे हिसाब से हैंड लेंथ आ जाएगी 16 + 8√3। दिस इज द फाइनल आंसर। मतलब मैंने पेड़ की हाइट निकाली प्रैक्टिकली, है ना, पेड़ की हाइट निकाल सकता हूँ अगर मुझे एक एंगल जरूरी होना चाहिए और एक लेंथ, एक डिस्टेंस चाहिए, तो मैं उस एंगल की मदद से पेड़ की हाइट, प्रैक्टिकल हो गया ना, थोड़ा सा प्रैक्टिकल यूज आ सकता है, समझ आया? ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ जो भी लेट आया। ठीक है, देखो जब मैं ये जैसे समझा रहा हूँ ना, मॉर्निंग भी चलेगा, आवाज कम आ रही है। आवाज कम आ रही है, यस सर। गुड नेम काव्य, ओके। अर्नब, आपने तो क्लास 10 की हुई है, आपने क्लास 10 किया भी नहीं, देखिए कोई बात, नो इश्यूज, बिल्कुल। एंड योर
हेरिटेज मैथमेटिक्स रवि सर पढ़ाते हैं, योगेश सर पढ़ाते हैं? मैथमेटिक्स रवि सर पढ़ाते हैं, योगेश सर? योगेश सर, आपको रवि सर? ठीक। अच्छा बच्चे देखिए जरा, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आप भी हैं देखिए। देखिए चैप्टर है हमारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था ना लास्ट टाइम, अब उसकी एप्लीकेशन, उसकी प्रैक्टिकल यूजेस क्या हो, कहाँ पे आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है? हमने पूरा टेबल लर्न किया, साइन 30 की वैल्यू ये कॉस 60 तो यूज है उसका बेसिकली, है ना? अब इस चैप्टर में आप देखोगे उसको यूज कहाँ कर सकते हैं, ठीक है? जिसमें मैं बड़ी बेसिक एग्जाम्पल में रिपीट कर रहा हूँ। मैंने एग्जाम्पल ली है कि मैंने बेसिकली एग्जाम्पल ड्राइंग करता हूँ। ये ग्राउंड है और उसके ऊपर ये ट्री था, देखिए रहा होगा आपको। हाँ, मैंने क्या किया, ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे ट्री बना हुआ, ठीक है? ये ट्री है, ऑब्वियसली ट्री जो होगा 90 डिग्री होगा। तो मैंने बोला कि यहाँ से तेज हवा आती है, यहाँ से कहीं ब्रेकेज होती है, तो पेड़ क्या होता है, ऐसे लेके गिरता है ना? तो मतलब ये पेड़ कोई ऐसे ऐसे गिर जाए, है ना? तो इसका टॉप हो गया, इसके बॉटम का टच, ठीक है? अब ऑब्वियसली ये एक एंगल है और एक ये एंगल है, यहाँ पे दो एंगल्स की फॉर्मेशन हो रही है, प्लस कुछ डिस्टेंस भी है, ये भी कुछ डिस्टेंस है, ये भी कुछ डिस्टेंस, ये भी कुछ डिस्टेंस। ट्रिग्नोमेट्री लगाने के लिए या उसको प्रैक्टिकली यूज करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री हमारी कौन से ट्रायंगल में यूज होती है? राइट ट्रायंगल है, मतलब एक एंगल 90 तो आ गया। इसके अलावा आपको एक एंगल और एक साइड चाहिए। जैसे मैंने बोला कि सर जब ये पेड़ यहाँ पे गिरा, so the top, basically this is the top of the tree, na? So when the top of the tree touches the ground, it is at a distance of approximately 8 meter from its foot, let it be said, and the angle is made with the ground, let it be 60 degree. So I have made an assumption of length and an angle. So अब मुझे वो क्या बोलेगा कैलकुलेट करने के लिए? So you can find anything, you can find the height of tree, you can find this angle, कुछ भी आप निकाल सकते हैं। तो मैंने इसमें assume किया कि let it be आपको ट्री की हाइट निकालनी, ठीक है? मतलब आपके पास एक प्रैक्टिकल इशू दिया गया है, एक पेड़ गिरा, वहां से बॉटम पे एंगल दी, एक साइड दी। अब आप बताइए प्रैक्टिकली उस ट्री की मेजरमेंट क्या होगी, लेंथ क्या होगी? तो मुझे तो समझ आ गया कि ट्री की लेंथ यहाँ से यहाँ तक है, प्लस ये भी है ना, क्योंकि वो गिरा है, मतलब ये भी हाइट ऑफ ट्री है प्लस ये भी हाइट ऑफ ट्री टोटल। तो जब भी मेरे पास एक ट्राइंगल आया, मैंने देखा मेरे पास 60 डिग्री है एक एंगल और ये साइड है, सबसे पहले तो मैं डिटरमाइन करूंगा व्हाट इज द परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज। सो द साइड ऑपोजिट टू एंगल इज परपेंडिकुलर, है ना? हमने पढ़ा लास्ट चैप्टर में इंट्रोडक्शन में, दिस साइड इज परपेंडिकुलर। 90 डिग्री का ऑपोजिट, दैट साइड इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज एंड द रिमेनिंग वाज इज बेस। सो व्हाट आई हैव टू फाइंड? परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। बिकॉज अगर मेरा टारगेट है मुझे ट्री की टोटल हाइट निकालनी, तो टोटल हाइट में परपेंडिकुलर भी आ रहा है प्लस हाइपोटेन्यूज भी आ रहा है ना? सो अब मैं अगर याद करूं कि मेरे पास बेस है और मुझे परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर और बेस में क्या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है? tan and cot दोनों होती है। tan is perpendicular base and cot is base पर perpendicular। तो मैंने इसमें tan यूज किया, tan 60 लिया था इसको ABC। तो tan of 60 is perpendicular upon base, perpendicular is AB upon base is BC। तो tan 60 की वैल्यू √3 जो हमने पढ़ी थी। अब AB मुझे नहीं पता, आई हैव टू कैलकुलेट BC का मुझे पता है 8, तो 8 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो AB की वैल्यू आ गई 8। मतलब दिस पोर्शन ऑफ दैट, दिस पोर्शन ऑफ ट्री इट मेजर्स 8√3 मीटर, ठीक है? लेकिन अभी टोटल हाइट ही 8 ट्री की, उसके लिए आई हैव टू फाइंड AC। अब इस AC को निकालने के दो तरीके, नंबर वन वे, हाँ नंबर वन पाइथागोरस लगा सकते हैं, सर ये साइड है, ये साइड निकाल ली, तो यूजिंग पीजीटी वी कैन यूज ये फाइंड AC। एंड अनदर वे, एंगल है, साइड है, मेरे पास बेस है, हाइपोटेन्यूज निकालनी है, सो एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रिलेटेड टू बेस एंड हाइपोटेन्यूज, cos not cos, cos and sec, है ना? Because cos is base upon hypotenuse, sec is hypotenuse upon base, you can use anyone। तो मैंने यहाँ पे यूज किया cos 60, so cos 60 is base upon hypotenuse, so the base is 8 मीटर, hypotenuse is AC, ठीक है ना? तो base upon hypotenuse लगा, base is 8, hypotenuse मुझे निकालना था, and cos 60 की वैल्यू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, AC 16, मतलब AC 16 आ गया, ये हमारे पास आ गया 8√3। सो द टोटल हाइट ऑफ ट्री इज AC प्लस 8, सो इट इज 16 प्लस 8√3 इज टोटल हाइट ऑफ। मतलब इस तरीके से आप प्रैक्टिकली यूज कर सकते हो, अलग अलग लाइक मेरे पास क्वेश्चन आएंगे इसके लिए, लेकिन आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए। अगर आप टेबल बनाना चाहते हो वो भी कर सकते हो, पहले टेबल बना लो, अगर आपको लर्न है फिर तो बहुत ठीक है। समझ आया? पक्का? देखो समझ नहीं आएगा ना मेरे को सीधे बोल देना, ऐसे नहीं करना है, ठीक है? नहीं आएगा तो पूछ लेना, मैं एक बार और बता दूंगा, है ना? लेकिन समझ आना चाहिए।
बच्चे ऑनलाइन किसी को भी दिक्कत है, मैं क्वेश्चन स्टार्ट करवाता हूँ इससे। सर आप करवा सकते हैं। करवा सकते हैं, ठीक है। ये तो ऐसे था। एनसीईआरटी क्वेश्चन बच्चे क्या बोल रहे हो? सर, एनसीईआरटी के क्वेश्चन। हाँ, मैं इसके क्वेश्चन स्टार्ट करवाता हूँ जरा, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के। ओके सर। सर शायद ये ट्री वाला भी एनसीईआरटी का था। हाँ, ये एनसीईआरटी का ही पकड़ा था मैंने, सेकंड क्वेश्चन पकड़ा था। उसमें 30 डिग्री था, मैंने 60 डिग्री ले लिया था, ठीक है ना, गलती से, जो भी ऐसे ओके ठीक है। अच्छा देखिए जरा, जैसे क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्वेश्चन इसमें बस ये जो चैप्टर 9.1, इसमें बस एक ही दिक्कत आएगी आपको, स्टेटमेंट को डायग्राम में कन्वर्ट करना। एक बार हमने डायग्राम बना लिया ना, डायग्राम में एंगल साइड आ जाएगा, उसको तब इजीली ट्रिग्नोमेट्री रेशियो करके निकाल लो। बस द ओनली प्रॉब्लम है आपको स्टेटमेंट से डायग्राम बनानी है, बस वो स्टेटमेंट आराम से पढ़नी है, उसकी विजुअलाइजेशन करनी है कि क्या हो सकता है, उसके बाद डायग्राम। जैसे स्टेटमेंट रीड करता हूँ, A circus artist is climbing a 20 centimeter long rope. एक सर्कस आर्टिस्ट है, उसके 20 मीटर लॉन्ग रोप है। A circus artist is climbing a 20 meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. मतलब सबसे पहले मान एक ग्राउंड है, उसके ऊपर वर्टिकल पोल है ना, एक ग्राउंड है, उसके ऊपर वर्टिकल पोल है, ठीक है। So a circus artist is climbing a 20 meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical tower to the ground. मतलब vertical tower Hypotenuse, है ना, हाइपोटेन्यूज। तो मतलब ये मुझे समझ आ गया डायग्राम। मतलब यहाँ पे ये होगा, ये आगे ग्राउंड, या गया इसका टॉप। मतलब दिस इज द लेंथ ऑफ रोप, यहाँ पे चलना उसको, दिस इज 20 मीटर, 20 मीटर। नाउ फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल is the angle made by the rope with the ground. Angle made by the rope with the ground is, जो भी दिया उसने 30 डिग्री, ये एंगल दिया 30 डिग्री। तो फाइंड द हाइट ऑफ वर्टिकल रोप। तो आप क्या करेंगे, ये बी, ये सी, ये 90 डिग्री होगा, बिकॉज वर्टिकल पोल 90 डिग्री पर खड़ा होगा। अब आप सोचोगे मुझे निकालना क्या, ये चीज निकालनी है ना। अब ये है क्या बेसिकली, दिस इज परपेंडिकुलर ना, एंगल का ऑपोजिट, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो सबसे पहले अब आपको अगर सिर्फ परपेंडिकुलर नहीं निकालना है, तो मैं ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखता हूँ जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का है ना, साइन या कॉसेक कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो मैं सिंपल जो सा ट्रायंगल हमारे पास, अब आप उसमें गिवन भी लिख सकते हैं, गिवन भी लिखूंगा मैं, तो प्रूफ भी लिखता हूँ। मतलब जब मैं सीधा प्रूफ पे आऊंगा, बस सीधा लिखूंगा कि इन ट्रायंगल, हमारे पास इन ट्रायंगल एबीसी, मैं सीधा यूज करता हूँ साइन ऑफ 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। तो परपेंडिकुलर आपके पास है AB, हाइपोटेन्यूज आपके पास है AC, तो AB आपको निकालना है, AC आपके पास है 20, मतलब साइन 30 की वैल्यू आ गई आपके पास AB/20। साइन 30 होता कितना, 1/2, तो 1/2 होता है ये। AB तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये पता है 20, 2 × 10 20, तो 10 जब यहाँ पे जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब AB की वैल्यू कितनी आ गई, 10। AB की वैल्यू आ गई 10, इसकी लेंथ निकल गई, ठीक है ना। मतलब आप जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे, बस आपको ये याद होना चाहिए, एक होनी चाहिए जो निकालनी है, और कम से कम एक तो पता होना चाहिए ना, तभी तो निकलेगा। एक अननोन, एक नोन, ठीक है ना। ये सिंपल क्वेश्चन था, कुछ दिक्कत नहीं थी, ठीक है जी, ठीक है। बेस पूछा होता फिर क्या लगाता, लास्ट में फैक्टर लगा देता, बेस पे निकाल देता। ये एंगल कितना होगा, 60 होगा ना, कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। हाँ 60/60 रीजन 90 - थीटा, करेक्ट, वो भी कॉम्प्लीमेंट्री होता है, बिल्कुल। एंगल सम प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, करेक्ट, समझ आए, करेक्ट है। कोई दिक्कत ऑनलाइन, ठीक है। जो मैंने ट्री वाली एग्जांपल दी थी ना अभी, वो अभी वो मैंने जो एग्जांपल दी। हाँ जी बच्चे बोलो। सर एक बार ये रिपीट करना, सर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। कोई बात नहीं, डिस्कनेक्ट हो गया, रिपीट कर देता हूँ। एक क्वेश्चन था हमारे पास, ये ग्राउंड है, इसके ऊपर हमारे पास एक वर्टिकल पोल है, ठीक है, ये वर्टिकल टॉवर है।
तो इसमें हमारे पास बोले एक सर्कस का आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लॉन्ग रोप के ऊपर चलता है। तो उसने बोला कि वो लॉन्ग रोप जो है वो कहाँ से कहाँ था, इट इज टाइड टू द टॉप ऑफ द टॉवर टू द ग्राउंड। तो ग्राउंड टॉप से लेकर मैंने ग्राउंड तक दिस इज द लेंथ ऑफ द रोप। तो मैं समझ गया द हाइपोटेन्यूज इज बेसिकली 20 मीटर, मतलब ये उसने 20 मीटर दिए। देन उसने बोला द रोप इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड। तो ये रोप है, ये ग्राउंड है, तो ये एंगल कितना है 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री है, ये साइड आ गई 20 मीटर। सो व्हाट आई हैव टू फाइंड, आई हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ दैट वर्टिकल पोल, मतलब मुझे ये साइड निकालना। तो पहले मैंने जज किया कि ये है क्या, परपेंडिकुलर है, बेस है क्या। So 30 degree, the angle opposite, the side opposite to the angle is perpendicular. जो 30 डिग्री का opposite side होगी वो perpendicular होगा, 90 का opposite जो होगा वो hypotenuse होगा, और फिर ये जो है ये हमारे पास बेस। तो मेरे पास hypotenuse है और मुझे perpendicular निकालना, because I have to find the height of vertical tower। तो मुझे perpendicular निकालना है, hypotenuse मेरे पास है, एंगल भी है। तो मैंने एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सोची जिसमें perpendicular और hypotenuse आता हो, and that is sin theta। तो मैंने इसमें sin 30 लगा दिया। That sin 30 is equal to perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular means AB and hypotenuse means AC। फिर मैंने AB तो मुझे नहीं पता था, AB को AB रहने दिया, but I know AC that is 20 meter। So AC is equal to 20 meter। Then मैंने sin 30 की वैल्यू पुट की 1/2, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू 1/2। Then 1/2 यहाँ पे आ गया और यहाँ पे AB/20, तो उसे कैंसिल किया 10, तो AB की वैल्यू आ गई 10, मतलब उस वर्टिकल टॉवर की हाइट थी 10। That's it। Clear? Yes, sir. ठीक है, इसको भी नहीं पता चलेगा बस बोल देना मुझे एक बारी, रिपीट में टाइम नहीं लगता, बस समझ आनी चाहिए आप, ठीक है ना। ठीक है, सेकंड था वो ट्री वाला, अभी जस्ट किया ना वो। अच्छा देखिए सर, एक और क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है? डिटेल एक्सप्लेन, फिर तो टीचर जो पढ़ाता है वो तो होता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो ना, तो 1 लाइन में आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन। जो जनरल एग्जांपल है आपके, ऐसे कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है? बोलो, कुछ भी बोलो, जो आप बस बिस जो घर सर, जो घर का काम का देखते हैं सर, जो जब घर बिल्ड हो रहा होता है सर उसको कंट्रैक्टर बोलते हैं सर, जो मेन बंदा होता है। अच्छा, तो आर्किटेक्टर कौन होता है सर? सर कॉन्ट्रैक्टर से जो किसी भी काम को करने की जिम्मेदारी लेते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट में करते हैं। ठीक है ठीक है, अब बोलो क्या बोल रहे हैं? साइन करता है ना हाँ हाँ, कॉन्ट्रैक्टर जो काम करता है। ठीक है, देखो कॉन्ट्रैक्टर जो होता है ना, वो एक पर्सन होता है जो किसी भी फील्ड के कॉन्ट्रैक्ट क्षेत्र पे काम करता है। जैसे आपने पर्टिकुलर एग्जांपल दी घर, है ना, बोले जैसे एक घर होता है, एक घर को कोई बनाता है तो बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर है, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया एक बिल्डिंग को बनाने के लिए, ठीक है ना। फिर ये कॉन्ट्रैक्टर अलग अलग पर्सन, जैसे वो आर्किटेक्टर अपॉइंट करेगा, फिर वो लेबर अपॉइंट करेगा, फिर वो ठेकेदार वगैरह सबको अपॉइंट करेगा, उसने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, आगे उसकी जिम्मेदारी नहीं, वो होता है कॉन्ट्रैक्टर। और ये कॉन्ट्रैक्टर सिर्फ घर में किसी भी फील्ड में होता है, किसी फील्ड में होता है कॉन्ट्रैक्टर। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये किसी और फील्ड में है, ठीक है ना, तो कॉन्ट्रैक्टर वो होता है जनरल लैंग्वेज। क्वेश्चन है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान, देखो जरा क्वेश्चन है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। एक पार्क है, उस पार्क में ना, ये एक पार्क है बड़ा सा, यहाँ पर 2 स्लाइड बनाना चाहता है वो बच्चों के लिए पार्क में खेलने के लिए, फॉर द चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स। कुछ बच्चे हैं जिनकी 5 साल से उम्र कम है, ठीक है ना, लेस देन 5। कुछ बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है, उनके जो स्लाइड बनानी है, शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड। अब उसने देखो बच्चे जो ना स्लाइड देखा ना, जो झूले पे खेलते हैं, यहाँ से पोड़े जाते हैं तो यहाँ पे झूल कहते हैं, दैट इज स्लाइड। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड, मतलब स्लाइड है, शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड whose top is at a height of 1.5 मीटर। जिस स्लाइड का टॉप जो होगा ना, कितनी हाइट हुई ग्राउंड की? 1.5 मीटर, ठीक है, 1.5 मीटर इसकी हाइट होनी चाहिए, मतलब 1.5 मीटर के बाद ग्राउंड आ जाएगा, ठीक है। तो छोटे बच्चे हैं उनके लिए सिर्फ हाइट 1.5 मीटर होनी चाहिए, ज्यादा, ठीक है। एंड फॉर द एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और 30 डिग्री का इंक्लिनेशन एंगल होना चाहिए ग्राउंड के साथ, विद द ग्राउंड। तो मतलब सर ये एंगल होना चाहिए 30 डिग्री। Whereas for the elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meters from the ground and inclined at an angle of 60 degree। लेकिन जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए हाइट होनी चाहिए 3 मीटर, और उनके लिए जो हाइट 3 मीटर होनी चाहिए, और उनके लिए एंगल इंक्लिनेशन होना चाहिए 60 डिग्री, ठीक है, बिल्कुल ठीक।
देन फाइंड व्हाट इज शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइडिंग, दोनों केस में स्लाइड की लेंथ लो, यह है ग्रेटर देन साइड। तो आप बोलोगे सर परपेंडिकुलर, इसके ऑपोजिट परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, साइन लगाऊंगा निकल जाएगा, यहाँ भी साइन निकल जाएगा, मैं लगाऊंगा। अब देखो जरा 30 डिग्री 60 डिग्री फर्क क्या है, क्योंकि देखो ये है 0 डिग्री, ये है 90 डिग्री, तो छोटे बच्चों में देखो एंगल कम रखा होता है ना, कैसी वर्क है, लेकिन बड़े बच्चों के लिए एंगल ज्यादा रहती है, बड़े बच्चे ना बिल्कुल एंगल बिल्कुल सही है 30 से 60 डिग्री, ठीक है ना। तो जरा अब उसने मुझे बोला है कि बताइए फाइंड द लेंथ ऑफ इस साइड और इस साइड लेंथ, बिल्कुल निकालिए जरा, करिए कैलकुलेट, आप भी करिए जरा अपने से निकालिए। अब यहाँ पे छोटे ट्रिग्नोमेट्री बच्चों का हाइपोटेन्यूज आ रहा है 3 मीटर्स, बच्चे क्या बोल रहे हैं लेंथ दोबारा? ऑफ स्लाइड 3 मीटर्स आ रही है। ठीक है, सर बड़े बच्चों के लिए 6 मीटर्स। ठीक है, सर बड़े बच्चों की 2√3, बड़े बच्चों के लिए कितनी आ रही स्लाइड लेंथ? 2√3। 2√3, चलो किसी का 6 भी आया, मैथ कर लेते हैं। करिए सर जरा छोटो बोलो कि सर 2 है, सॉरी 3 है, और सर बड़े बोलो कि 2√3। राजा और बड़े वाले की 2√3। ठीक है, तो 2√3 है, जिसका 6 है, थोड़ा सा एरर हो गया होगा। यस सर 2√3। गलती हो गई। छोटो वाला 3 और 3√2। 3√2 या 2√3? क्योंकि बच्चे 2√3 बता रहे हैं, चेक कर लो एक बार, मैं तो भी निकालूंगा। हाँ सर 2 है ना, 1/2। गलती हो गई। तो सर इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल एसीबी, यहाँ सर मुझे देखो एंगल के ऑपोजिट परपेंडिकुलर पता है, 90 का ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज, मतलब मुझे हाइपोटेन्यूज निकालना है ना, साइड हाइपोटेन्यूज, मेरे को बेस का काम ही नहीं, मैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वही याद करना जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो वो होती है साइन, तो मैंने इसमें लगाया सीधे साइन थी, ये सी पे था एंगल, तो मतलब ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज बी। सर साइन सीधा साइन 30 डिग्री, ए बी सर हमारे पास है 1.5 मीटर और ए सी हमें निकालना है, तो सर साइन 30 मैंने निकाला, साइन 30 होता है 1/2, साइन 30 होता है 1/2 इज इक्वल टू 1.5 अपॉन ए सी, फिर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए सी इंटू 1 ए सी और 1.5 इंटू 2 3.0 मतलब 3, ए सी की लेंथ आ गई 3, मतलब छोटे बच्चों के लिए साइड लेंथ होनी चाहिए 3 मीटर। लेकिन जब बड़े बच्चों की बात आती है, यहाँ पे मैं देखूंगा एंगल है, एंगल से परपेंडिकुलर है, मुझे साइड लेंथ निकालनी, हाइपोटेन्यूज निकालना। अगेन सर यहाँ पे इन ट्रायंगल BFE आप लगाओगे साइन 60, मैं साइन एस लगा देता हूँ, साइन ऑफ एस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, सॉरी डी परपेंडिकुलर अपॉन BF, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन एफ साइन 60 साइन 60 होता है, साइन 45 होता है, साइन 65 इज साइन 60, टेबल याद नहीं है, टेबल बनाना पड़ेगा, साइन 60 इज √3/2, ठीक है, साइन 60 इज √3/2, वैल्यूज डी हमारे पास 3 है, लेकिन डीएफ नहीं पता, तो ये आ गया √3/2 इक्वल टू 3/ds। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा जब मैं, तो बोलोगे सर ये बन जाएगा df मल्टीप्लाई बाय रूट, लेकिन यहाँ पे जाएगा तो 2 इंटू 3 6 बन जाएगा, ठीक है ना। तो सर इसका मतलब df की वैल्यू आ गई 6 अपॉन रूट, लेकिन जब भी डिवाइड में रूट से आता तो हुई रैशनलाइज, है ना, जब भी डिवाइड में रूट आता है रैशनलाइज करते हो ना, नंबर सिस्टम ये सीखा आपने, तो डिवाइड में देखो रैशनलाइज का मेन फंक्शन क्या होता है, हाँ, टू मेक रैशनल नंबर, ये रूट वाली टर्म्स इरैशनल होती है, दिस इज एन इरैशनल नंबर, सो हमेशा डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर लाने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, वो क्या करते हैं, देखो जैसे √3 ना, तो मैं इसी √3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब √3 इंटू यहाँ भी √3 ऊपर भी √3 करने का मतलब कि √3 इंटू √3 3 बन जाता है, जब भी दो सेम इरैशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है तो एक रैशनल नंबर बन जाता है, मतलब डिनोमिनेटर से रूट हट गया ना,
तो यही मेन मोड होता है एस्ट्रिच, ठीक है, रैशनल का यही मेन मोड होता है। सर ये बन गया 6√3/3 बन गया, 3 बन गया 3 बन गया, तो मतलब 2√3, बिल्कुल सही, तो मतलब 2√3 आ गया हमारे पास द स्लाइड ऑफ लेंथ ऑफ दिस। तो फिर अगर मैं आपसे पूछूं किसकी लेंथ ज्यादा है, ये बड़ा है या ये बड़ा है? सर बड़े बच्चों का सर क्योंकि वो बड़ा हो गया है। 3.46 कैसे निकाला? सर वैल्यू 1.73। हाँ, अगर आपसे पूछूंगी दोनों में से कौन सा बड़ा, आप बोलोगे सर ये 3, लेकिन आप इसकी रियल वैल्यू नहीं बता पा रहे, तभी दिक्कत आई ना। तो √3 की वैल्यू पुट करो, वैसे पेपर में यूज नहीं कोई पूछते, तो √3 की वैल्यू याद रखना 1.7। तो जब ये पुट करोगे ना, जैसे बच्चे ने आंसर बताया, कितना बताया? सर 3.46। 3.4 से मतलब है ना, तो मतलब ज्यादा होगा ना। तो अब क्योंकि हम कंपैरिजन करते हैं नंबर के बेस पे ना, ये 3 है तो 3.4 आप बोलोगे सर ये ज्यादा है, लेकिन अगर ये 3 है और ये रूट में है फिर आप भी बता पाओगे ना, है ना। तो इसलिए पूछे तो इस तरीके से ज्यादा है, ये तो हमें पता है, ये बड़े बच्चों की हाइट ज्यादा तो एंगल भी ज्यादा है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं? नो सर। बच्चे ऑनलाइन? नो सर। चलिए ठीक है, ठीक समझते हो ना, क्योंकि आस्ता आस्ता बढ़ेगा लेवल ना। अब ये सिंगल सिंगल ट्रायंगल है ना, फिर एक ही 2 ट्रायंगल्स बनेंगे, आस्ता आस्ता बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये लेवल समझना जरा, क्योंकि इसके बाद फिर आस्ता ये बेस आपका, अभी ट्रिम बेस हम बड़े अच्छे क्वेश्चन बनते हैं हमारे में, वो तो शानदार क्वेश्चन। बोलो बोलो। सर वो शानदार नहीं थी, ये क्या है? देखो जैसे ये क्वेश्चन है ना, ये जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, समझ आ रहा है ना, मतलब सबको समझ आ रहा है ना। जब आप सबसे बड़ा होगे ना, फिर आपको थोड़ा अपना इंटेलेक्चुअल माइंड यूज करोगे, हाँ ये क्यों है, जब रीजन ढूंढना शुरू होगा ना मैथ में, जो मैथ का सबसे अच्छी चीज है कॉन्सेप्ट। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, उस दिन टेढ़ा भी आएगा, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है ना, आप उसको निकाल लो, 10 मिनट लगेंगे, 15 मिनट लगेंगे, आधा दिन लगेगा, लेकिन निकल जाएगा, है ना। तो वो आस्था भी आप मैथ में थोड़ा इंटरेस्ट ढूंढोगे तब जाके आएगा, कोई बात नहीं। अच्छा देखिए जी अगला क्वेश्चन है, हाँ चलो करवाई देते हैं ये भी क्वेश्चन, अच्छा ये भी वैसा ही क्वेश्चन था सिमिलर। देखो मैं ये क्वेश्चन डायग्राम स्टेटमेंट से डायग्राम समझा रहा हूँ, ठीक है, या बताएंगे अगर हो जाएगा तो ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, अब देखो एलिवेशन आपको नहीं पता होगा, व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन, व्हाट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, नहीं आइडिया? देखो सुनो मैं बताता हूँ। देखो एक होता है एलिवेशन, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा था, एलिवेशन, डिप्रेशन और लाइन ऑफ साइट, ये तीनों चीजें क्या होती है, ठीक है। देखो ये तीनों चीजें क्या होती है, वैसे तो क्वेश्चन से पहले बताना था मेरे को, चलो अभी एलिवेशन लिखा ना उसमें। देखो एलिवेशन क्या होता है, एलिवेट, जैसे देखो मैं अभी देख रहा हूँ, इसमें सामने पड़ रहा है, देखना तो मेरी आंखों का एंगल बिल्कुल सीधा 0 डिग्री, अगर मैंने यहाँ से पंखे की तरफ देखा तो ये एंगल बना, मतलब जब मैं बिल्कुल सीधा देख रहा था ना, तो ये मेरी आई है, तो ये मेरी आई है, तो ये बिल्कुल एक रेफरेंस नहीं बनी। नहीं जब मैंने यहाँ से ऊपर की तरफ देखा, ट्यूबलाइट की तरफ, तो मैं थोड़ा सा ऊपर चला गया, है ना। तो ये बीच में एंगल बनता ना, ये जो एंगल दिस होते एंगल ऑफ एलिवेशन, मैंने ऊपर की तरफ देखा, दैट इज एलिवेट, एंगल ऑफ एलिवेशन। हाँ नीचे देखता तो डिप्रेशन बनता, तो ये एंगल बन गया, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया ऊपर की तरफ। जैसे अभी मैंने पीछे एग्जांपल ली थी, जैसे वर्टिकल टॉवर है, यहाँ पे कोई लड़का है, वो चलते चलते उसने देखा यहाँ पे आग लगी, उसने जैसे जगदम से ऊपर देखा, है ना, तो चलो यहाँ पहले सीधे देख रहा था आराम से, लेकिन जब उसने जगदम से ऊपर देखा तो ये बन गया एंगल ऑफ एलिवेशन। तो मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए 2 चीजें जरूरी है, नंबर 1 एक रेफरेंस लाइन जो कि ग्राउंड का काम करती है, तो ग्राउंड पे चल रहा था, है ना, ग्राउंड पे चल रहा था, तो और मैंने यहाँ से उसके ऊपर देखा। अब देखो इसमें एक छोटी सी चीज आती है, सर मैंने बोला वो ग्राउंड पे चल रहा है, तो आई तो उसकी कुछ ग्राउंड से लेवल पे होंगी ना, तो बड़ी बात वो स्पेशली आपको बोलता है कि इस पर्सन ऑफ हाइट इतना, तो वो स्पेशली बोलेगा कि इस पर्सन की इतनी हाइट है, तो क्योंकि एलिवेशन एंगल हमेशा बनता है आम से, ठीक है, मैं देखता हूँ, तो अगर किसी पर्सन की हाइट दी होगी तो हमेशा उसकी आई से एंगल बनता है, लेकिन अगर कुछ नहीं देता पर्सन की हाइट, तो हम हमेशा कहाँ से बनते हैं, ग्राउंड से ही बनाते हैं, ठीक है। हाँ ऐसे एज्यूम कर सकते, जब हाइट नहीं देखा तो मानना पड़ेगा आपको, लेकिन हाइट देगा फिर प्रॉपर आएगा, है ना। मतलब यहाँ से वो देख रहा होगा तो ये था एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब अब ये जो लाइन है ना, ये यानी ये उसकी बेसिकली आई साइड है ना, ऐसे देख रहा है ना, आई साइड, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। दिस इज द साइड, दिस इज द लाइन जिसके थ्रू वो देख रहा है लाइन, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज द एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, ठीक है। लेकिन जब डिप्रेशन की बात आती है, डिप्रेशन होता है जैसे मैंने बोला, ये है एक बिल्डिंग, ये ग्राउंड है, ये एक चोर है, में चोरी करके यहाँ पे खड़ा हुआ है,
उसे नीचे देखना कि जाना किस तरीके से, तो अब ये ऊपर से नीचे देखेगा, नीचे पुलिस की गाड़ी खड़ी है, तो अब वो जब यहाँ से देखेगा ना ये, तो अब बनाती है एंगल ऑफ डिप्रेशन। लेकिन जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन की लाइन ऑफ साइड और एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड होता है ना, वैसे ही एंगल ऑफ डिप्रेशन की लाइन ऑफ साइड और एक रेफरेंस लाइन। अब वो रेफरेंस लाइन यहाँ तो है नहीं, तो आपको ना उसकी आइज के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे यहाँ पे मेरे यहाँ पर, तो उसकी आइज के पैरेलल एक लाइन, और जिस लाइन को उसने देखा वैसे ही यहाँ पे जब वो पहले सीधे खड़ा होगा तो ये आ गया उसकी रेफरेंस लाइन और ये आ गया लाइन। तो एंगल कहाँ बनेगा, ये या ये? हाँ, ऊपर ऊपर। हाँ, क्योंकि देखो ना, ये आ गई उसकी रेफरेंस लाइन और ये आ गया लाइन ऑफ साइड। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इज द एंगल बिटवीन रेफरेंस लाइन एंड लाइन ऑफ साइड। वैसे ही एंगल ऑफ एलिवेशन इज द एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइड एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, याद रखना, क्योंकि बड़े बच्चे यहाँ पे ड्रॉ कर देते, यहाँ नहीं करना, हमेशा बाहर की तरफ करना है एंगल ऑफ डिप्रेशन। पता लगा? एलिवेशन, डिप्रेशन और लाइन ऑफ साइड। क्लियर है? ठीक है, अच्छा देखिए जरा। हाँ जी बच्चे बोलो। सर अगर उसने लाइन ऑफ डिप्रेशन अगर हमें 30 डिग्री दी है तो फिर हम ट्राइंगल के अंदर का एंगल 90 माइनस 30 लेंगे। नहीं, वो ऑल्टरनेट से निकाल लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया ना, जैसे एक बच्चे ने पूछा कि सर जैसे यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने दिया, 30 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30, तो मैं डिप्रेशन को सोचूंगा यहाँ से पर्सन, ये आ गई लाइन ऑफ साइड, तो फिर यहाँ से एक मैं रेफरेंस लाइन ड्रॉ करूंगा, तो फिर ये एंगल आ गया एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। लेकिन मैं तो ट्राइंगल के अंदर लगाता हूँ ना ट्रिग्नोमेट्री, ये तो एंगल बाहर है। तो क्या होता है कि ये जो रेफरेंस लाइन होती है ना, ये हमेशा ग्राउंड के क्या हम ड्रॉ करते हैं, पैरेलल। रेफरेंस लाइन इज ऑलवेज पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। So if two lines are parallel and this is acting as a transversal, in case of transversal and two parallel lines, 9 से बड़ा था lines and angles में। लीनियर पे कैसे बनेगा? लीनियर पे तो पूरा बनता है ना ऐसे, है ना? alternate angles बड़े से 9 से। If two lines are parallel and transversal, यानी Z बनता था, है ना? Z ये और ये ये तरीका था करने का। अगर ये नहीं तो आप एक बार बोल सकते, आप बोलते सर ये जो पिलर है ये ग्राउंड के पैच परपेंडिकुलर खड़ा होगा, मतलब ये 90 हुआ। और अब देखो, एक तो ये तरीका होगा, ये सबसे इजी तरीका है। लेकिन कोई बोलता है सर क्या और भी तरीका हो सकता है? इस तरीका और हो सकता है निकालने का, 180 माइनस 90 ना, वो तो 120 पहुंच गया। ठीक है, 90 डिग्री का ऊपर एंगल बन रहा है लाइन के साथ, तो 30 डिग्री का माइनस करके 60 हो जाएगा। हाँ, एक और तरीका है। देखो जब ये 90 डिग्री है ना सेटअप इधर, अब मैंने आपको बोला, मैंने अभी आपको बोला कि ये जो रेफरेंस लाइन होती है दिस इज ऑलवेज पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल। तो एक और थ्योरम पढ़ दिया आपने 9th में, कॉरेस्पॉन्डिंग टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर और ये ट्रांसवर्सल हो, द सम ऑफ इंटीरियर एडजेसेंट एंगल्स इज 180। याद है? साइंस की थ्योरी याद होती है। ये 90, सर ये भी 90 होगा, और अगर ये पूरा 90 है, ये 30 है, तो ये कितना आ गया 60 डिग्री, 60 ना? और अगर ये 60 आया, ये 90, तो ये 30 बन गया। फिर एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एक से दो तरीके हमारे पास निकाला। ये सबसे बेसिक है हमारे पास, हम ऑल्टरनेट एंगल्स यूज करते हैं, ये थोड़ा लंबा मेथड होगा, ठीक है ना? तो ऑल्टरनेट एंगल्स हमने ये निकाला। ठीक है बच्चे, जो ऑनलाइन पूछा था बच्चे, क्लियर है? थैंक यू सर। ठीक है जी, अब देखिए जरा आगे। अच्छा क्वेश्चन है इसमें, जैसे मैं इसकी डायग्राम बता देता हूँ शेप में क्योंकि, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब एक ग्राउंड है, यहाँ पर ग्राउंड पे पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब इस तरीके से जाएगा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर, टॉवर के टॉप पे, मतलब टॉवर के यहाँ पे, टॉवर के टॉप, द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द टॉवर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड के पॉइंट से टॉप ऑफ टॉवर पे गया एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। विच इज, अब जो विच होता है ना, विच ऑलवेज स्टैंड्स फॉर सेकंड पर्सन, ठीक है ना, विच हु सेकंड पर्सन पे, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर, विच इज मतलब विच यूज ग्राउंड के लिए, कहता है कि एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ग्राउंड से लेकर टॉप ऑफ द टॉवर तक, जो कि 30 मीटर दूर है फुट ऑफ द टॉवर से, मतलब जो पॉइंट है ये टॉवर से लगभग 30 मीटर क्या है, दूर है, ठीक है। तो बताइए हाइट ऑफ टॉवर, ठीक है। तो ये आपका टास्क रहेगा, ये आप करेंगे, किस तरीके से करेंगे। आप बोलेंगे सर ये ट्राइंगल है ए बी और सी, अब ये एंगल दिया उसने,
तो एंगल दिया 30 डिग्री, एंगल 30 डिग्री दिया हुआ, तो इसमें क्या लगाना प्रेफर करोगे आप? कॉस क्यों लगाओगे? बेस दिया tan. Sir, tan. tan लगाना प्रेफर करोगे ना, कॉस क्यों लगाओगे? क्योंकि एंगल दिया हुआ है, तो सर बेस है, परपेंडिकुलर निकालना है, ये परपेंडिकुलर है, तो मैं उसमें tan लगाऊंगा, सिंपल tan 30 इक्वल टू सिंपल tan लगाऊंगा, ठीक है? तो ये आपका होम टास्क रहेगा, ये आप घर से कर लीजिए। विथ दैट एक सिमिलर क्वेश्चन है पिछले जैसा, ये आप घर से कर लीजिए, हो जाएगा ये, ठीक है? ये होम टास्क रहेगा, सिंपल ट्रायंगल में tan लगाना और परपेंडिकुलर निकालना, ठीक है? एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बोलो जी। 30 मीटर दिए तो वो मुझे समझ नहीं आया कि वो बेस कैसे बना। बेस ये बेस कैसे बना? यस सर। देखो कैसे बना ये बेस, देखो एक ऐसी साइड जिसपे दोनों एंगल्स लाई करते हैं उसको बेस बोलते हैं, या मैं एक और तरीका बोल सकता हूँ इसमें आपको, देखिए जरा, मुझे पता है जहां भी एंगल होता है, एंगल के ऑपोजिट साइड इट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, मतलब दिस इज परपेंडिकुलर, ठीक है? 90 डिग्री के ऑपोजिट इट इज हाइपोटेन्यूज। और 90 डिग्री कहां से आएगा? उसने जब बोला ना वर्टिकल पोल, वर्टिकल मींस ऑलवेज 90 डिग्री, तो सर ये पोल होगा, ये ग्राउंड से हमेशा पोर्शन से मुझे जज करना है, और 90 डिग्री का ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज, so this is hypotenuse, this is perpendicular, so this is base, so this is base, समझ आया? How it will be judged? मतलब उन्होंने जैसे स्टेटमेंट में बोला है कि मतलब स्टेटमेंट जो उन्होंने 30 मीटर बोला है वो मुझे समझ नहीं आया कि वो ऐसे परपेंडिकुलर क्यों नहीं हो सकता, जैसे उन्होंने बोला हाइट। अच्छा वो अब ठीक समझ गया, आप बोले तो 30 मीटर हाइट भी तो हो सकती है, यस सर। है ना? मैं बताता हूँ क्यों नहीं होगी भाई, देखो ठीक है, देखो जरा क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर। देखो विच जो होता है ना, विच हो गया, हु हो गया, ये दोनों स्टैंड करते हैं सेकंड पर्सन की, ठीक है? ये इंग्लिश में पढ़ते हैं, ठीक है? अब जब इसके पहली वाली लाइन थी, विच से पहली वाली लाइन थी, इसमें आप देखो दो चीजों की बात हो रही है, एक फर्स्ट पर्सन आ गया, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर, टॉवर आ गया यानी कि पहली फर्स्ट थिंग, नॉट पर्सन, फर्स्ट थिंग, तो बोलता है द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द टॉवर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर। ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है टॉप ऑफ टॉवर से फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है? टॉवर तक पर एंगल बन रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड जो कि 30 मीटर दूर है टॉवर के फुट से, इसलिए मैंने इसका डिस्टेंस लिया यहाँ, ना कि ये 30 मीटर, समझ आया? हाँ, तो उसको हिंदी में कन्वर्ट करके ज्यादा प्रेफर आएगा, और अगर कभी डाउट भी हो ये 30 है या 30, इस चीज को ज्यादातर हाइट ही बोलेगा, इसको हाइट ही बोलेगा वो कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है? एक्सक्यूज मी सर, ये क्वेश्चन बोलो बोलो बच्चे। तो आपने एंगल ऑफ डिप्रेशन से आपने रेफरेंस लाइन समझाई थी सर, वो एक बार फिर से रिपीट करना सर, वो मुझे समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, देखो जरा भी समझा देते हैं। देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, कोई बात नहीं समझाता, फिर बस बच्चे जिसको डाउट होगा पूछ लेना, क्योंकि ना ये एलिवेशन डिप्रेशन लाइन ऑफ साइट मैं पहले एक दो क्लास में बता चुका हूँ, कुछ बच्चों ने पढ़ा कुछ ने नहीं पढ़ा, तो जिसने नहीं पढ़ा वो मुझे सीधे सीधे बोल रहे सर नहीं समझ आया कि नहीं पढ़ा, ठीक है ना? क्योंकि मैं देख रहा हूँ आज काफी नए जा रहे हैं, कोई बात नहीं बता देना बस। देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रेशन एंगल इज द एंगल, मैंने बोला कि ये एक ग्राउंड है, ये एक घर है, ठीक है? तो एक घर है, ये लेटेड भी आप खड़े हो ना, क्या करते हो होली में बैलून मारते हो ना, है ना? यहाँ से गाड़ियाँ आती है, तो आपने देखा कि नीचे एक बाइक वाला गाड़ी वाला बाइक पे जिसको जाता है, यहाँ पे एक गाड़ी वाला था, ठीक है? तो आपके बैलून होते हैं, तो आप थ्रो करते हो ना किसी एंगल पर, है ना? देखो वो आपका एस्टिमेशन होता है ना, आप इस एंगल पर मार दो, क्योंकि वो आपकी जजमेंट होती है माइंड में, साइकोलॉजी की हम मैं इस एंगल पर मारूंगा, और वो मूविंग होता है उससे, है ना? तो अगर आप मतलब आप उस गाड़ी से थोड़ा सा पहले हिट करते, तो मतलब जिस एंगल पर ये हिट करेगा ना, ये एक लाइन बनी, दिस इज द लाइन ऑफ साइट। जैसे आप यहाँ पे आपने देखा वो गाड़ी चल रही थी, तो दिस इज द लाइन ऑफ साइट, जिस साइड पर देख रहे हो। लेकिन एंगल बनाने के दो चीजें चाहिए, एक लाइन ऑफ साइट और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। अब क्योंकि यहाँ पे ये देख रहा है, यहाँ पे गाड़ी को देख रहा है, लेकिन जिस टाइम ये गाड़ी को नहीं देख रहा था उस टाइम पे लेटेड भी सीधा देख रहा होगा, तो मतलब रेफरेंस लाइन जो होती है वो हमेशा ग्राउंड के पैरेलल ड्रॉ करते हैं। जब हम एंगल ऑफ एलिवेशन बनाते थे उस केस में तो ग्राउंड एक्ट एज रेफरेंस लाइन, लेकिन जब हम किसी बिल्डिंग पर या किसी घर पर खड़े हैं वहां पे तो हमारे पास ग्राउंड होगी नहीं,
ग्राउंड तो नीचे आ गई, तो हम उस ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जिसको हम रेफरेंस लाइन बोलते हैं, जो कि हमेशा ग्राउंड के पैरेलल होती है, हमेशा बिल्कुल सीधा। और फिर सर तो मतलब जब ये रेफरेंस हाँ हाँ बोलो। होगी ना जब वो देख नहीं रहा होगा, दोबारा मतलब कि बोलो जब क्या? सर ये रेफरेंस लाइन वो वाली लाइन होगी ना कि जब वो देख नहीं रहा होगा कार की साइड पे। हाँ, उस टाइम नहीं देख रहा होगा, ये तो एक रैंडम रेफरेंस लाइन है, उस टाइम नहीं देख रहा होगा, जब वो देखेगा तब एंगल बनेगा, ठीक है ना? यस जब सर। तक वो नहीं देगा तब तक तो एंगल 0 डिग्री है, वो सीधा देख रहा है, लेकिन जब वो गाड़ी की तरफ देखेगा नीचे एंगल तब क्रिएट होगा। तो जब उसने नीचे देखा तो ये उसने अब बेसिकली अपनी आईज को थोड़ा सा तो ये बन गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। So angle of depression is the angle between line of sight and the reference line, and that reference line is always parallel to the ground. समझ आया? सर वो पैरेलल होगी हमेशा ग्राउंड से। देखो इसको पैरेलल क्यों ड्रॉ करते हैं? इसका सिंपल सा रीजन है एंगल 0 डिग्री। द थिंग इज जैसे जब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ नॉर्मल, मैं कोई एंगल भी नहीं देख रहा, तो मतलब जब हम नॉर्मल चल रहे होते हैं, नॉर्मल होता है तो हम लेके चलते हैं, जब ये किसी को पर्टिकुलरली नहीं देख रहा तो द एंगल इज 0 डिग्री। 0 डिग्री, ना एलिवेशन ना डिप्रेशन, 0 डिग्री कांस्टेंट। वैसे यहाँ पे जब ये पर्सन किसी गाड़ी को नहीं देख रहा तो एज अ रेफरेंस लेके चलते वो कहीं नहीं देख रहा, मतलब नॉर्मल मोड में तो वो कांस्टेंट होता है 0 डिग्री देख रहा हूँ, तो ये लाइन 0 डिग्री, ये लाइन भी 0 डिग्री, मतलब बिल्कुल सीधे हैं, 0 डिग्री बोलो या 180 डिग्री बोलो, एक ही बात, ठीक है? तो रेफरेंस लाइन को हम बिल्कुल सीधे लेके चलते हैं एज 0 डिग्री, तभी तो ये दोनों लाइन पैरेलल होती है। देखो अगर ये गलती से भी 0 की जगह 1 डिग्री हुआ तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? मीट हो जाएंगे। इसलिए हम दोनों को 0 डिग्री लेके चलते हैं ताकि दोनों के दोनों पैरेलल है। 0 डिग्री बोलो या 180 डिग्री, एक ही बात होती है। पता लगा? ओके थैंक यू सर। ठीक है, और किसी को कोई दिक्कत इसमें? किसी में भी होगा तो बोल देना, एलिवेशन, डिप्रेशन, लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल, रेफरेंस लाइन, कुछ भी होगा। अच्छा देखिए जरा, हाँ एक क्वेश्चन है, अच्छा उसका भैया देखिए जरा, चलो देखो जरा ये क्वेश्चन आप करेंगे यहाँ पे, अ काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। देखो हाइट जो होती है ना, हाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, हाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, ठीक है? तो कहता है अगर ये ग्राउंड है, कहता है अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर, मतलब ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट, मतलब यहाँ कहीं पे हाइट उठ रही है, मतलब ग्राउंड से जो हाइट है उस जो ग्राउंड से उस काइट की हाइट है वो 60, तो हाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। मतलब अगर यहाँ पे हाइट है तो आप बोलोगे सर ये एक लाइन, मैंने खुद एक लाइन ड्रॉ किया तो ये 90 डिग्री होगा, ठीक है? और ये रही काइट। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट, अब इससे वो स्ट्रिंग अटैच्ड होगा, ऑब्वियसली काइट ऐसे उड़ती है ना, आप यहाँ पे होती है, यहाँ पे। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरीली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। भाई आप करते जैसे पतंग उड़ रही है तो आप उसका एक सिरा जो होता है वो ग्राउंड के साथ बांध के चले जाते हो ना, आगे से जाना होता है ना, बांध के चले जाते हैं ना, बस वही। सो द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरीली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये रहा ग्राउंड पे, तो ये आ गई स्ट्रिंग, पूरी स्ट्रिंग आ गई। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, इस स्ट्रिंग का इंक्लिनेशन ग्राउंड के साथ कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। नाउ फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग assuming that there is no slack in it. What is slack? ढीलापन, है ना? क्योंकि ये अगर लाइन बिल्कुल सीधी होगी तभी ट्रायंगल बनेगा। अगर आप बोलोगे सर ऐसे ऐसे, ये ना ट्रायंगल बनेगा, इसमें तो पीजीटी फेल होगी ना, इसमें ट्रिग्नोमेट्री फेल होगी। स्पेशली बोला आपने देयर इज नो लैक, लैक बिल्कुल स्ट्रेट होगी तभी हम उसमें लगा पाएंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो स्ट्रिंग में कोई लैक नहीं होना चाहिए बिल्कुल, तो फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मतलब ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालना। ये भी वैसे बिल्कुल सेम जैसा पिछला, करिए जरा इसे करो सॉल्व करो, पेन चलाओ, चलिए यार समझ आ रही है? जहाँ पे नहीं होगा बच्चे बोल देना, ठीक है? क्योंकि बोलोगे तो पता चल जाएगा मुझे, ऐसे चलेगा। कहीं भी बेसिक से बेसिक डाउट होगा तो बोल देना, जरूरी नहीं है पूछना, नहीं बस पूछना। आप करिए जरा ये, आप किस तरीके से लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालेंगे, लगाइए जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा सकते हैं। 40√3, ठीक है, और भी बाकी भी निकालिए सर 40√3 40√3 सिंगल ट्रायंगल है। तो मेरे पास ट्रायंगल था एबीसी, तो मैंने देखा कि एंगल 60 डिग्री है तो इसके ऑपोजिट परपेंडिकुलर,
90 का ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज, ये आ गया बेस। तो फिर मैंने देखा कि मेरे को परपेंडिकुलर पता था, हाइपोटेन्यूज निकालना, तो मैंने साइन लिया, है ना। कुछ लोग, कुछ बच्चे क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बेस निकालेंगे, बेस भी आ गया, उस पर फिर हाइपोटेन्यूज पीजीटी लेंथ हो गया ना, तो जो रिक्वायरमेंट अभी निकालते हैं। तो फिर मैं सीधे इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो साइन लगाऊं, तो साइन इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज। कोई पता ना चाहिए, ये फॉर्मूले पता है, क्योंकि देखो इंट्रोडक्शन पढ़ी होगी तभी आता है ना, इंट्रोडक्शन आपने फॉर्मूले पढ़े हैं साइन को, तभी ये पढ़ते होगे। इंट्रोडक्शन आपने टेबल पढ़ा है तभी अभी इंट्रोडक्शन पढ़ी होगी तभी ये थोड़ा सा। तो फिर मैं लगाता हूँ इन ट्रायंगल ACB में 60 है, तो मुझे लगाना है साइन, तो मैं लगाता हूँ साइन 60, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज AB, हाइपोटेन्यूज इज AC, तो साइन 60 इज √3/2, AB मुझे पता है 60 और AC आई डोंट नो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। सर AC मल्टीप्लाई बाय √3 इक्वल टू 120, तो सर AC की वैल्यू आ जाएगी 120/√3, और जैसे ही बेस में √3 आया तो उसको रैशनलाइज कर लूंगी, फिर मल्टीप्लाई बाय √3 और डिवाइड बाय √3, तो वहां पे तो बन गया 120/√3, लेकिन √3 है ना, 3 × 40, सर इसका मतलब ये आ गया 40√3, है ना, 40√3 बन गया, समझ आए, ठीक है। तो कब ऑनलाइन बच्चे किसी को डाउट? नो सर। अच्छा चलो एक छोटा सा ग्रुप करते हैं, देखा मेरे को डाउट बड़े आते हैं, देखा मेरे को डाउट बड़े आते हैं जो आपको बनने हैं। ये पढ़ाते तक क्वेश्चन क्लियर है पक्का? अच्छा एक चीज बताओ, जैसे मैंने यहाँ पे √3 × √3 है ना, तो अगर मैं √3 × √3 3 बार √3 लिखता हूँ फिर क्या बनेगा? 3√3, और अगर ये मेरे पास √3 × √3 का स्क्वायर × √3 का क्यूब, फिर क्या बनेगा? आराम से 27 एक छोटा सा वेरिएबल दे दिया, √3 × √3 का स्क्वायर × √3 का क्यूब, सर 27 सर 27 है। एक आंसर आ गया ऑनलाइन। ये मैं छोटा सा एमसीक्यू डाल सकता हूँ, है ना, रूट से ये चेक करने के लिए अब रूट किस तरीके से सॉल्व करना, और आपने 12 बोला, ये तो आपने डाल सकता जल्दी जल्दी देखो, करना काम बना, है ना, आंसर देना एक्यूरेट, चाहे 2-4 सेकंड एक्स्ट्रा लगे। इसका सिंपल ब्रेक कर देते सर, √3 का स्क्वायर तो सर 3 ही हो जाएगा ये, और √3 का क्यूब अभी ऊपर निकाला मैंने 3√3, है ना, तो 3 3 is 9 और √3 × √3 3, 27 होता सर इसको, है ना। ठीक, बोलो बोलो, समझ आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री? ठीक है, जब लगेगा थोड़ा तेज वैसे आराम आराम से कराएंगे। अच्छा इसमें और इसमें क्या फर्क है सर किसमें? इन दोनों में क्या फर्क है? क्योंकि सर 4 का स्क्वायर और 4 का क्यूब। सर 4 का बस एक स्क्वायर 4 ठीक है, इसमें बेसिक चेक करने के लिए रूट वगैरह आता ना, इसलिए यहाँ मैंने 2 लिखा हुआ है और यहाँ मैंने 3 लिखा है, क्या मतलब है इसका? सर ये स्क्वायर हो जाएगा, एक में √4 2 से मल्टीप्लाई, एक में √4 3 से मल्टीप्लाई, एक आंसर आ गया। और कोई डिफरेंट आंसर? ये आंसर नहीं है, ये 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा सर, एक सेकंड रूट ऑफ 4 है, थर्ड रूट ऑफ 4 है। सर एक 4 का रूट है सर, ये मैंने इधर लिखा हुआ, देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ, कभी देखा है? अभी तो लिखा मैंने, तो लगा शायद नहीं पता होगा, सही में नहीं पता था आपको। जैसे मैं अभी आपने टैग देख लो, मैं बताता हूँ,
अभी आपने बताया tan 60 वैल्यू कितनी होती है √3 ना, वो रूट बेसिकली क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। हम रूट बोलते हैं ना, लेकिन उसकी फुल फॉर्म स्क्वायर रूट होती है ना, फुल फॉर्म स्क्वायर रूट होती है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2, तो ये बेसिकली ये होता है। आपने कभी लिखा नहीं, आप सीधे ये डालते हो ना, दिस इज इक्वल टू दिस, ये दोनों एक ही बात है। ये होता है रूट, ये होता है स्क्वायर रूट, लेकिन दोनों एक ही मतलब है। हाँ, मतलब ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 और ये क्यूब रूट ऑफ 4। अगर यहाँ पे मैं गलती से 4 लिख दूं, अब लोग सर फोर्थ रूट ऑफ 4, समझे, फोर्थ रूट 4, बस ये, ठीक है ना। तो बड़े हम यहाँ नहीं लिखते हैं, लेकिन इसका ऑब्वियस मतलब होता है यहाँ पे 2 होता है, और अगर यहाँ पे 3 आ जाए तो मतलब क्यूब रूट, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। किसी को नींद तो नहीं आ रही? नहीं आ रही ना, आने भी नहीं चाहिए, ठीक है। ऑनलाइन किसी को नींद तो नहीं आ रही ना बच्चे? तुम्हारे वैसे ही कैमरे बंद है, मुझे क्या नो पता। सर। कैमरे तुम ऑन ही नहीं करते। मेरा एक डाउट था सर, ये बोलो, क्या बोलो। पहला चैप्टर है जो हमने मैथ्स में किया टर्म 2 का, या फिर इससे हाँ जी, हाँ जी, पहला चैप्टर स्टार्ट किया। ओके, थैंक यू सर। अच्छा बच्चे, मुझे एक बात बताओ जरा, क्या बोलते हैं, ध्वनि मनी क्रिश, यहाँ पे कैमरा क्यों ऑफ है वैसे? रीजन है कोई वैलिड, मुझे बताओ जरा। सर अगर आप बोलोगे ऑन रख लेंगे। हाँ जी, हाँ जी, बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? सर अगर आप बोलोगे हम ऑन भी रख लेंगे। हाँ बोल तो रहा हूँ मैं, करो ना ऑन सर, करो। यस सर। भाव्या, मनरीन, नेहा, हाँ बेटर, शिवांश, राइट, ध्वनि, मनरीन, भाव्या, करो करो, शाबाश। मुझे लगे ना आप ही पढ़ रहे हो ना। नहीं मनी, ध्वनि, अश्विका, भाव्या, क्रिश, जल्दी करो जल्दी, कृष्णा, निखिल, यार निखिल शर्मा, कैमरा ऑन करो। तनिषा, अभिराज, कृष्णा, शरण्या, तनिष्का, हबीब, आदित्य, आशना, नेत्र। मेरे को कार्ड छुपवाने पड़ेंगे ना, फर्स्ट इन्विटेशन देना पड़ेगा। करो बच्चे, क्या देते हैं। हाँ क्रिश, राइट, अश्विका, करिए, बाकी भी करिए सर। सर मेरे से, अच्छा ठीक है, चलो एक का तो रीजन है वैलिड, बाकी भी करो। ये ना मेरे को आगे फॉरवर्ड करना पड़ेगा। आप बच्चे कैमरे ऑन किए थे, अभी देखो जरा। ये काम है ना, ये ऑन नहीं करते हैं ना, अभी करेंगे। सोल्यूशन, जब आप हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो सोल्यूशन फाइंड करते हैं ना, करते हैं ना, करते हैं, ये तो सीखते हैं, वी विल फाइंड अ सोल्यूशन। अच्छा देखिए, एक क्वेश्चन करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है, इंटरेस्ट आ रहा है ना? ठीक है, अच्छा देखिए सर, एक क्वेश्चन है, हाँ देखिए क्वेश्चन है, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। मतलब एक टॉल बिल्डिंग है, इसकी हाइट है 30 मीटर, एक बिल्डिंग है, इसकी हाइट है 3 मीटर एंड 30 मीटर, ठीक है। तो 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम दिस बिल्डिंग, एक कुछ डिस्टेंस पर खड़ा हुआ है, यहाँ पे एक पर्सन है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर, ठीक है। हाँ होते होते छोटे भी, ठीक है। The angle of elevation from his eyes to the top of the tower, the angle of elevation from his eyes, मतलब आप बोलोगे यहाँ पे आईज है ना, तो मैंने उसकी आईज से थोड़ी सी रेफरेंस लाइन ड्रॉ, ठीक है। The angle of elevation,
द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 डिग्री। कहता है जिस एंगल पे ये देख रहा है ना, द एंगल ऑफ एलिवेशन, वो 30 डिग्री से चेंज होती है 60 डिग्री, 30 60 डिग्री चेंज होती है। ठीक है, ठीक है, हाँ देखो ध्यान समझ रहा, मतलब वो यहाँ से देख रहा है टॉवर को, द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस फ्रॉम 30 to 60 डिग्री व्हेन ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। जैसे जैसे बिल्डिंग की तरफ पास जाता है ना, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होता है। ठीक है, देखो जरा, मतलब ये इस तरफ चल रहा है, और ध्यान सुनो जरा, मतलब अभी तो प्रेजेंटली ये यहाँ से यहाँ पे देख रहा होगा ना, यहाँ पे देख रहा होगा, तो यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन कहता है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से 60 डिग्री चेंज होता है जैसे वो चलता है। मतलब जब वो यहाँ पे खड़ा था तो मैं बोल सकता हूँ कि सर उसका यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन था 30 डिग्री, लेकिन एज ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, जैसे वो आगे की तरफ, ठीक है। अब ये एंगल क्यों बढ़ा, देखो सर, आपको पता नहीं, जैसे ये 30 डिग्री है, ये एंगल कितना है 90, ये एंगल 90 क्यों होगा मुझे तो, ये तो 90 में समझा, ठीक है, ये 90 से 90 क्यों हुआ, ये तो 90 है, ये बिल्डिंग ग्राउंड के साथ, ये 90 आ गया, दिस इज 90 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। सर 90 से बड़ा सामने है ना, अगर दो लाइन पैरेलल हो रहे ट्रांसफर चलाए तो ये 90 तो ये भी 90 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है ना। तो हर छोटी छोटी चीज का रीजन तो हम ऐसे डायरेक्टली मार्क कर सकते हैं, बट फिर आपको इसका रीजन पता नहीं ना, तो मतलब अगर ये 90 है तो बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी ये भी 90। अब मतलब जैसे जैसे वो बिल्डिंग की तरफ बढ़ा तो एंगल 30 से 60 डिग्री हो गया, मतलब एक पॉइंट पे यहाँ था, चलते चलते एक पॉइंट आएगा वो यहाँ पे खड़ा होगा, है ना। centimeter. So when he walks towards the building, the angle of elevation increases from 30 to 60 degree. ठीक है ना, जब खड़ा था तो 30 डिग्री था, जैसे ही वो चला कुछ डिस्टेंस तक तो एंगल हो गया 60 डिग्री। सो व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड व्हाट द डिस्टेंस ही हैज ट्रैवल्ड, मतलब वो यहाँ से लेकर यहाँ तक चला ना, तो आपको ये डिस्टेंस निकालना है ना, है ना, अब ये डिस्टेंस निकालना, समझ आया। अच्छा एक और चीज, पेपर में डायग्राम ड्रॉ करते हो ना, आप एक जगह गलती कर सकते हो, आप 30 60 को उल्टा उल्टा ले सकते हो। क्या था बोलोगे सर यहाँ पे 30 ले ले, यहाँ 60 ले, उसको अगर कंफ्यूजन दूर करिए, सिंपल तरीका है, ये एंगल कितना 90 है ना, हमेशा क्या होगा, देखो ये एंगल 90 है, जैसे मैंने यहाँ पे 30 ड्रॉ की, तो 30 से अगर 90 की तरफ आना तो 30 से एंगल बढ़ेगा 60, और 60 से फिर आगे आएगा 90, ठीक है ना, ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया। अगर आप बोलोगे सर यहाँ पे 30 लगाता हूँ, यहाँ 60, तो आपको ऑटोमेटिकली लग जाएगी मैंने गलती देखी हूँ, 90 से अगर आप कम जा रहे हो तो 90 से 30 कम आया, तो यार 30 से और कम एंगल, समझा, बस एक पैटर्न फॉलो करें, नहीं तो अगर आप सीधे बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है। अब सबसे पहली बात, अगर दो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है तो मतलब दो ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, दो एंगल में, दो ट्राइंगल में लगेगी। तो सबसे पहले अब पहले नाम दे देते हैं, ए बी सी डी सी और एफ, ठीक है, ये पॉइंट ही है, ठीक है, तो पॉइंट ही लेके चलेंगे, पॉइंट, ठीक है। तो सर 60 डिग्री दिख रहा है मुझे इस ट्रायंगल में, एडी दिख रहा है, एडी ट्रायंगल में 60 डिग्री दिख रहा है, तो यहाँ से मैं बेसिकली क्या निकालूंगा, ये डी की लेंथ निकाल दूंगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो पर्सन है ये भी तो सीधा ही खड़ा होगा ना ग्राउंड में, अगर ये 1.5 मीटर है तो ये भी 1.5 मीटर होगा, तो ये भी 1.5 मीटर होगा। क्यों 1.5 होगा, क्यों, रीजन ऑपोजिट है, तो मैंने रेक्टेंगल तो बोला नहीं, रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल बोला था तो आप बोलते, अगर ये 1.5 है तो 1.5 होगा, लेकिन उसके पहले आपको ये चीज रेक्टेंगल प्रूव करनी पड़ेगी ना, या रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम कुछ भी, तो कर सकते हैं। ये फिगर से आप साढ़े 90 करके नहीं, मैं क्यों क्या बात कर रहा हूँ, ये 90 बनाया क्या साइड है, एक 90 तो बाकी सारे 90 कैसे होगा सर पैरेलल है ना ऑपोजिट साइड से, तभी 4 साइडेड फिगर ऐसी हो सकती है जिसमें एक एंगल 90 हो बाकी ना हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसी फिगर नहीं हो सकती जिसमें दो एंगल 90 और बाकी, यहाँ पे दो 90 है। ऐसे जब आपने ये 90 कहा था, ये कॉरेस्पॉन्डिंग 90 किया था आपने, तो बाय लीनियर पे ये भी कितना आ गया, है ना,
तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर दो एडजेसेंट एंगल 90 डिग्री होते हैं, इट इज अ रेक्टेंगल। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में दो एडजेसेंट एंगल 90 होते हैं, इट इज अ रेक्टेंगल। तो सर अब ये रेक्टेंगल हो गया, तो अब ये 1.5 तो ये भी 1.5 अब हो सकता है। तो ये टोटल 30 था, उसमें से 1.5, तो सर ये आ गया 28.5, ये आ गया 28.5। ठीक है, ये 30 था, उसमें से 1.5 मीटर चला गया, तो ये आ गया 6.5। अब मैं क्या करता हूँ, ट्राइंगल लेता हूँ। देखो जरा, पहला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल AED, ये ट्राइंगल है AED, इसमें मेरे पास एंगल के ऑपोजिट ये साइड है एंड दिस साइड इज परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर है तो मैं बेस निकाल देता हूँ। तो सर मैंने इसमें लगाया tan, इसमें लगाया tan, तो मैं परपेंडिकुलर से बेस निकाल, अब बेस ही क्यों निकाल रहा हूँ। अब कुछ रीजन दे सकते हो सर आप ये क्यों नहीं निकाला, ये क्यों निकाला, क्योंकि मुझे डिफरेंस निकाला ना, मुझे ये चीज, तो यानी अगर ये पूरा निकाल दूंगा तो ये भी निकाल सकता, इसलिए मैं बेस निकाला। तो सर इन ट्राइंगल AED मैंने निकाला tan 60 is equal to perpendicular upon base, perpendicular is AD and base is ED, तो tan 60 under root 3, AD is 28.5, तो सर ED मुझे नहीं पता, तो ED को वहां पे ले जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो सर ED की वैल्यू आ गई 28.5 upon root, ये ED की वैल्यू आ गई। मैं सिंपल tan 60 लगाया और वहां से मैंने ये बेस सीधे निकाला। एक एंगल ऑफ इंक्लिनेशन खत्म, एक ट्रायंगल। अब दूसरा ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लूंगा दूसरा में, सर वो AF और B, ABF नहीं ADF है ना, ABF है। मैं किसको भी पढ़ा, ये D। अच्छा मैं बताऊँ, मैं AF नहीं ले सकता, क्यों, राइट एंगल, राइट। तो सर अब मैं लेता हूँ दूसरा ट्रायंगल AFD, ये AFD ट्रायंगल ले लिया, यहाँ पे भी लगाया था tan 30, अगेन सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो 30 परपेंडिकुलर आ गया हमारे पास AD और बेस आ गया पूरी DF, है ना, बेस आ गई पूरी DF। tan 30 की वैल्यू 1/√3, वैल्यू याद होनी चाहिए। AD 2.5 और DF टोटल DF नहीं पता आपको, तो DF को DF ही रहने दो। अब DF क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो DF into 1 DF, तो यहाँ पे 28.5 into √3, 28.5। अब मेरे पास DF क्या, ये टोटल, ये पूरी लेंथ निकाल दूंगा, फिर मैंने ये लेंथ निकाल, मुझे ये हिस्सा निकालना, तो ये कैसे निकलेगा, ये, हाँ टोटल DF में से मैं DE माइनस करता हूँ, है ना, तो मुझे निकालना था EF, है ना, मुझे EF निकाल के भी EF ही, सर बेसिकली जो EF होगा वो कैसे निकलेगा, अगर मैं DF में से DE निकाल, अच्छा DF कितना आया मेरे पास, तो DF मेरे पास आया है DF आपके पास है 28.5 √3 माइनस DE कितना है 28.5 बाय रूट। अब जब ऐसी कैलकुलेशन बदली, अब इस पर क्या करोगे आप, जैसे एलसीएम लोगे, कॉमन लोगे, क्या करोगे एलसीएम, है ना, एलसीएम क्योंकि √3 से √3 मल्टीप्लाई हो जाए एलसीएम, लेकिन एलसीएम से ज्यादा था मुझे पता, मैं पहले 28.5 कॉमन ले लेता, 28.5 दोनों में कॉमन है ना, कॉमन है ना, ये कॉमन है दोनों में, तो यहाँ पर दिया √3। अब मैं सिंपल इसका एलसीएम लेता हूँ, तो सर ये 28.5 तो यहाँ पे मना ही था, इसका एलसीएम आ जाएगा √3 1 और इसका एलसीएम, अब एलसीएम से डिवाइड होता है, √3 डिवाइड बाय 1 √3 रहा, और वो टर्म न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, तो √3 into √3 3, और जब √3 से डिवाइड करेगा √3 1 into 1 1, सर ये बन गया हमारे पास कुछ 28.5 3 - 1 2 अपॉन √3, लेकिन जब डिवाइड में √3 आता है हम रैशनलाइज करते हैं, सर लास्ट में हम into √3 बाय √3 भी करते हैं, है ना, तो 2.5 into 2 कितना होगा, 2.5 into 2 57, 28 into 2 होता है 56, तो 2.5 57,
साथ में √3 डिवाइड में √3 to 3, अब 57 3 से कटेगा, 19 हाँ 57 कटेगा 3 से, मतलब 19 से कटेगा, तो मतलब 19 √3 मेरे पास आ गया, मतलब 19 √3 इज द डिस्टेंस ही ट्रेवल, है ना। 19 √3 वो डिस्टेंस जो उसने उसकी तरफ ट्रेवल किया, जिसकी वजह से एंगल ऑफ इंक्लिनेशन चेंज हुआ 30 से 60 डिग्री। समझ आया? कोई दिक्कत Yes, है बस इसमें क्या किया मैंने, सबसे पहली बात मेरे को डायग्राम ड्रॉ करने आनी चाहिए। 1.5 मीटर टॉल पर्सन था, उसने जब देखा पहले ऊपर तो एंगल 30 डिग्री का था, लेकिन जैसे ही वो टुवर्ड्स द बिल्डिंग चला तो एंगल 60 डिग्री बन गया। ठीक है, बिल्डिंग की हाइट थी 30 मीटर, तो मैंने उसमें से 1.5 मीटर घटा दी, ये वो पर्सन, तो टोटल ये जो रिमेनिंग हाइट था ये 28.5। फिर मैंने दो ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री लगाई, एक एईडी में एंगल था परपेंडिकुलर, तो मैंने बेस निकाला डीई में। फिर मैंने बड़े ट्रायंगल में एएफबी में एंगल था परपेंडिकुलर था, तो मैंने पूरी बेस निकाली बीएफ। तो जो डिस्टेंस वो बिल्डिंग की तरफ चला दैट इज ईएफ, इसको कैसे निकाला, टोटल डीएफ में से डी को माइनस कर दिया। जब डीएफ में से डी को माइनस कर दिया तो पीछे मेरे पास वो डिस्टेंस आ गया दैट इज वॉक टुवर्ड्स। सर वो 28.5 वाला एक बार फिर से बताना, आपने कैसे निकाला वो? 28.5 कैसे आया मेरा, यस सर। देखो 28.5 कैसे आया मेरे पास, पूरी बिल्डिंग की हाइट थी 30 मीटर, पूरी बिल्डिंग की हाइट थी 30 मीटर ग्राउंड से लेकर, लेकिन यहाँ ग्राउंड से लेकर पर्सन की हाइट थी 1.5 मीटर। तो अगर ये 1.5 मीटर था तो मैंने देखा इसके पैरेलल क्या ये भी 1.5 मीटर होगा, लेकिन उसको प्रूफ करने के लिए मेरे को ये फिगर पैरेलल रेक्टेंगल प्रूफ करना पड़ेगा। तो जब ये टॉवर ग्राउंड पे खड़ा था तो ये एंगल था 90, ठीक है। और जब मैंने उसकी आंखों से, यहाँ से वो देख रहा था टॉप पे, इसकी आई से जब मैंने एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ की पैरेलल, तो ये लाइन बेसिकली मैंने इस ग्राउंड पे पैरेलल ड्रॉ की। तो जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, ये आपने पढ़ा होगा, ये लाइन पैरेलल ये टर्न, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं। मैंने वही किया, अगर ये 90 है तो ये इस लाइन के ऊपर वाला एंगल ये भी 90 होगा, और अगर ये 90 है तो बाई लीनियर पे ये वाला। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में एफ सी बी डी, किसी क्वाड्रिलेटर में अगर दो एडजेसेंट एंगल 90 डिग्री हो दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगल। तो अगर ये रेक्टेंगल है तो अगर ये 1.5 मीटर है तो ये भी 1.5 मीटर होगा, मतलब डी भी 1.5। तो टोटल 30 मीटर में से ये 1.5 चला गया, तो जो रिमेनिंग एडी पोर्शन था ये आ गया 28.5। ओके सर, यस सर आ गया। ठीक है बच्चे, सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट इसमें? आशी, अश्विका, क्रिश, किसी को कोई दिक्कत इसमें? सबको क्लियर है? सर क्लियर है। क्लियर है, सर क्लियर। ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे पास, आज मैंने कुछ क्वेश्चंस किए हैं ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है। बस अब जैसे ये देखो ये क्वेश्चन था ना थोड़ा सा जिसमें पूरा प्रॉपर एंगल है, पर्सन खड़ा है, एंगल चेंज हो रहा है, बस ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे ट्रिग्नोमेट्री में, थोड़ा सा पूरा सोचना, ठीक है। तो इसके बाकी क्वेश्चन हम करेंगे कल, ठीक है। तब तक घर पे जो क्वेश्चन आज के मुझे प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ठीक है। तो साथ साथ करोगे तो अच्छा रहेगा, जब पूरी एक्सरसाइज बन जाएगी ना 16 तब आप नहीं करेगा, ठीक है। तो आज जैसे 2-3-4 क्वेश्चन किए तो उन्हीं, क्योंकि जब सबसे पहले ये क्वेश्चन आएंगे फिर मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। ठीक है जी, आज के लिए आपसे लेते हैं अलविदा, कल मिलेंगे सेम लेक्चर में। टिल देन थैंक यू, बाय, टेक केयर, जय हिंद। थैंक यू सर। ओके।